अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देखते हैं कि गुफ्तगू एक अच्छा फ़न है और एक ऐसा फ़न है कि जिसको आता हो तो लोग उसके गर्विदा हो जाते हैं, और जिन्हें गुफ्तगू करने का तरीका और सलीका नहीं आता वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात का शिकार रहते हैं। कम्युनिकेशन पर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत रिसर्च हुई है, और ये आपको ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है ना वो सहारा देती है, आगे लेके जाती है अच्छी कम्युनिकेशन, अच्छी स्ट्रैटेजी, लेकिन ये आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। होता क्या है कि कुछ लोगों के लहजे, हमारी बातचीत का अंदाज बहुत ज्यादा सख्त होता है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी का वो डिफरेंट जाता है। अगर यही रवैया हम देखें, अपनी जो हमारा अंदाज़ गुफ्तगू है उसमें मिठास पैदा करें, उसमें अच्छी बात करने की कोशिश करें, उसके अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएँ, तो ना सिर्फ हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है बल्कि जो हमारी प्रोफेशनल लाइफ है उसमें भी आप एक वास्ट डिफरेंस और तब्दीली देखेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ में हमेशा सख्ती से बात करेंगे, आप ये कोशिश करेंगे कि जो आपका रोब और दबदबा है वो तेज़ आवाज़ या आपके स्टाइल से कायम रहे, तो आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द से लोग दूर होना शुरू हो जाएंगे। और ऐसे ही आपके घर, आपके रिश्तेदारों, आपके अजीज़ो अकारिब और दोस्तों के साथ भी होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि दुरुस्त लहजा हो, और फिर साथ साथ जो आप गुफ्तगू करें उसमें जो अल्फाज का चुनाव है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी वजह से आप कोई ऐसा लफ्ज़ ना इस्तेमाल कर दें जिसकी वजह से किसी की दिल आज़ारी हो, और फिर अच्छे और शाइस्ता जुमले और शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि सुनने वाली की जो है ना आपकी गुफ्तगू वो अच्छी लगे। जो आप कह रहे हैं बड़ा क्लियर मैसेज जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बोले, जो भी आपकी बात है उसको बड़े अच्छे तरीके से एहसन अंदाज में छोटा मैसेज, क्लियर मैसेज लोगों तक पहुंचाएं, और जामे गुफ्तगू करें। गैर ज़रूरी बातों से परहेज करना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन्हें लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो अपनी बात कीजिए, क्लियर मैसेज दीजिए, जो आपका पॉइंट है वो पहुंचाइए अच्छे, एहसन और शाइस्ता अंदाज में। तो इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले जो कोरोना के हवाले से अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्क भर में, वो जान लेते हैं। हुसैन अहमद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त जो केसेस की तादाद है मुल्क भर में वो कहाँ तक पहुंची है, और हालात क्या बताए जा रहे हैं, क्या काबू में है, सिचुएशन क्या है? जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस की ताज़ा अपडेट जो है वो रोज़ाना हम मॉर्निंग शो में जो है वो नाजरीन को देते हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के जो वार हैं वो मुसलसल जो है वो तेज़ होते जा रहे हैं, थमने का नाम नहीं है। लेकिन दूसरी जानिब जो अमवात हैं उसमें भी जो है वो इजाफा हो रहा है, जो कि काफ़ी तशवीशनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार हो चुकी है। आज दूसरा दिन अगर हम बात करें अमवात की, तो गुज़श्ता 24 घंटों में जो है वो 26 नई अमवात हुई हैं और तादाद जो है वो 327 हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि 20 अमवात जो है वो हुई थी और तादाद 301 थी, और अब 327 हो चुकी है। ओवरऑल पूरे मुल्क में कोरोना वायरस के केसों की तादाद 14,885 हो चुकी है, जिनमें पंजाब जो है वो सरे फहरिस्त है, जहाँ पर तादाद जो है 5,827 है। सिंध जो है वो दूसरे नंबर पर है, 5,291 तादाद है। लेकिन अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध में एक मरतबा फिर तेज़ी से जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, क्योंकि पहले हम देख रहे थे कि पंजाब जो है वो काफ़ी आगे निकल चुका था और सिंध थोड़ा पीछे हो गया था, लेकिन अब सिर्फ जो है वो 600 का फ़र्क जो है रह गया पंजाब और सिंध में। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 2100 हैं, 900 मरीज़ बलूचिस्तान में, 330 मरीज़ गिलगित में हैं, और इस्लामाबाद में भी तकरीबन 300 मरीज़ हो चुके हैं। 297 मरीज़ जो है वो हो चुके हैं। सिर्फ 3 मरीज़ों के आने पर जो है वो तादाद 300 हो जाएगी। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तादाद तो कम है लेकिन मुसलसल बढ़ रही है, और अब तादाद जो है वो 65 तक जा पहुँची है। दूसरी जानिब जो वजारत सेहत है वो ये कहती है कि टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मज़ीद हमें मौसूल हो चुकी हैं, जो कि चाइना से भी आई हैं, तुर्की से भी आई हैं। तो अब टेस्टिंग जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है, और अब 6,000 के बजाय 8,500 टेस्ट जो है वो रोज़ाना हो रहे हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में अब तक 1,65,000 टेस्ट हो चुके हैं, जो कि 14,885 अगर केसेज हैं तो ये तादाद जो है वो 10% से भी कम है। वजारत सेहत ये कहती है कि शुरू से ही जो तादाद 10% से कम आ रही थी।
कि जो अभी हमने देखा कि स्पेशल फ्लाइट्स वगैरह ऑपरेट हुई और दीगर फ्लाइट्स भी अभी आ रही हैं, जैसे कि हम न्यूज़ में देख रहे हैं, तो उस हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रॉपर टेस्टिंग की जा रही है, उन लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है, हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम किए गए हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये काफ़ी अहम सवाल है। जो बैरून मुल्क से लोग आ रहे हैं वो भी जो है वो काफ़ी रिस्क तो है, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर प्रॉपर जो है वो चेक किया जाता है, उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद उन्हें जो है वो एक दिन 24 घंटे के लिए करंतना में रखा जाता है। इस्लामाबाद में करंतना सेंटर भी बनाए गए हैं, कुछ होटल्स हैं जिनको करंतना में तब्दील किया गया है। इसी तरह पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर है, OGDCL की बिल्डिंग है, वहाँ पर उन्हें रखा जाता है। पहले हमने देखा कि जब बाहर से लोग आते थे फ्लाइट से, तो उनको 6 घंटे के लिए जो है वो करंतना किया जाता था और उसके बाद उन्हें जो है वो टेस्ट करके उनको जाने की इजाज़त होती थी। लेकिन अब तादाद चूँकि बढ़ गई है, काफ़ी लोग आ चुके हैं, तो अब 24 घंटे के लिए करंतना सेंटर में लोगों को रखा जाता है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग होती है और उसके बाद जो मुश्तबा लोग होते हैं उनको करंतना में रोक लिया जाता है और बाकियों को जो है वो घरों में भेज दिया जाता है। तो टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, 6000 से बढ़कर भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और जो प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, आपने हमें अपडेट किया और भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि फील्ड में आप लोग मौजूद हैं, तो तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कीजिए और फिर रिपोर्टिंग कीजिए। डॉक्टर आसिफ लोया साहब मेरे साथ हैं जो कि मेडिकल डायरेक्टर हैं शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल के, और साथ साथ डॉक्टर फलक कादर भी मेरे साथ हैं जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। सबसे पहले डॉक्टर आसिफ लोया साहब, ये जो अभी सिचुएशन है इसमें जो लोग क्वारंटाइन में हैं और कोरोना पेशेंट्स हैं वो क्या रोजे रख सकते हैं? जी, अगर देखें जो क्वारंटाइन में हैं और अगर उनको कोई सिम्टम्स वगैरह नहीं है कोरोना वायरस के, जैसे कि बुखार होता है या गले में सोजिश है या खांसी वगैरह जो सिम्टम्स होते हैं, वो अगर नहीं है तो उस सिलसिले में तो वो ज़रूर रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको बुखार है, अगर आपको ये सारे चीज़ें हैं, तो आपको अपनी हाइड्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस की ट्रीटमेंट में कोरोना वायरस की, उसको आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर रखना पड़ता है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए इट इज़ रिकमेंडेड कि फिर आप रोज़ा ना रखें और अपनी जो फ्लूइड इंटेक्स वगैरह और जो फूड प्रॉपर हेल्दी फूड है वो आप लेते रहें ताकि आपकी रिकवरी जितनी जल्दी हो सके मुमकिन वो आप मुमकिन बना सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बात अभी सुनने में आ रही है कि रोज़ा रखने से जो आपकी इम्यूनिटी है वो और बूस्ट होती है, तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या इस हवाले से आप हमें बताएंगे, एजुकेट कीजिए लोगों को। जी बिल्कुल, इसमें बड़ी सारी स्टडीज़ की गई हैं और काफ़ी स्टडीज़ ने इसको प्रूव किया है कि जी अगर आप फास्टिंग करें कुछ दिनों के लिए, हफ्ते में भी, तो उसके भी बड़े तरीके बताए गए हैं, तो आपकी इम्यूनिटी डेफिनेटली बूस्ट करती है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल रीजनरेट हो जाती है। तो जैसे कि कुछ स्टडीज़ में ये बताया गया है कि अगर आप 16 घंटे की फास्ट करें, वो इस तरह करें कि अगर आप लंच करें 12 बजे और 6 बजे अगर आप डिनर करें और उसके बाद कुछ ना खाएं दूसरे दिन 12 बजे तक, तो आपको तकरीबन 16 घंटे की फास्ट मिलती है। इससे उन्होंने प्रूव किया था उस स्टडी के अंदर कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है, जो वाइट सेल काउंट है, वो कम हो जाते हैं और फिर जब आप खाना शुरू करते हैं तो वो फिर दोबारा एक बूस्ट मिलता है और वो तकरीबन बिल्कुल सारे के सारे रीजनरेट हो जाते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट हैज बीन प्रूवन मेनी टाइम्स इन डिफरेंट स्टडीज। कुछ स्टडीज ने ये भी कहा है कि जी आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फूड खाएं और 3 दिन फास्टिंग करें अगर आप हफ्ते में, इस तरह का आपका मील का प्रोपोर्शंस रख के, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो डेफिनेटली ये प्रूवन है कि अगर आप फास्ट करते हैं तो बिल्कुल आपकी इम्यूनिटी जो है वो इनहेंस होती है। सही। तो जो लोग अभी घरों में क्वारंटाइन में हैं डॉक्टर फलक, वो किस हद तक एक तो एहतियात करें और अगर रोज़ा रख सकते हैं वो लोग जो बिल्कुल क्वारंटाइन और आइसोलेशन में एक डिफरेंस है। देखिए, आइसोलेशन मींस कि कोरोना का जब टेस्ट किया वो पॉजिटिव आ गया, अब पेशेंट को हमने आइसोलेशन में डाल दिया, अब वो पॉजिटिव है। पर क्वारंटाइन वो होता है जब हम सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, 2 तरह की ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम पब्लिक हेल्थ के हवाले से इसको यूज़ करते हैं। सही है। अगर आप क्वारंटाइन की बात करती हैं तो बिल्कुल क्वारंटाइन में जो लोग हैं वो रोज़ा रख सकते हैं और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि रोज़ा रखने की वजह से तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। पर उसके साथ साथ जो
आप अपनी डाइट का जो ख्याल रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल मौसम कितना गर्म चल रहा है और हम लोग रोज़े रख रहे हैं, तो हमारे लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रेशन के लिए आप नारियल का पानी पिए, तरबूज खाएं, वाटर मेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वक्फे से पानी पीते रहें। जब आप इफ्तारी कर लेते हैं और सहरी के दरमियान जितने वक्त तक आप जाग रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहें। और सहरी में भी जब आप पानी मतलब पीने की कोशिश करें तो देखिए एकदम से पानी पीते तो आपका स्टमक ओवर बर्डनाइज हो जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप वक्फे से पानी पिएं। बाकी खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर पोटेशियम जो होता है वो हाई अमाउंट में होता है और वो बॉडी के अंदर वैसे भी अब जितने भी आपके एनर्जी इफेक्ट्स होते हैं उसको भी इन्हांस कर रहा होता है, यानी कि पोटेशियम जो होता है। इसके साथ साथ जो है आप ऑयली जो चीज़ें होती हैं उसे अवॉइड करनी चाहिए। ऑयली चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी जो होती है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो जो लोग आइसोलेशन में हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव हो गया और एसिम्प्टोमेटिक हैं, हल्के फुल्के से सिम्टम्स जाहिर हुए हैं, फीवर अभी माइल्ड फीवर है और हल्का फुल्का जिस्म में दर्द है, तो वो रोज़े रख सकते हैं पर एहतियात के साथ। अच्छी डाइट लेते रहें और बॉडी एक के लिए अगर पैरासेटामोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो। और वैसे भी जैसे कि आपने जिन फ्रूट्स का भी जिक्र किया है, तो पिछले दिनों क्योंकि मुख्तलिफ हवाले से डिस्कशंस हो रही हैं इम्यूनिटी पर ही, तो बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उन्होंने भी यही कहा कि ये जो जितने भी फ्रूट्स अभी आ रहे हैं सीजनल और जो हम अफ्तार में या फ्रूट चार्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। स्पेशली लेमन, वाटरमेलन और दीगर जो फ्रूट्स हैं, तो इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए। अच्छा डॉक्टर आसिफ, एक और चीज़ है कि अब जिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव आ गया है या जिनको अस्पतालों में रखा जा रहा है, घर में भी रखा जा रहा है, तो उनको कोई दवा वगैरह भी दी जाती है, या अगर जब तक वेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको हॉस्पिटल्स में भी नहीं रहना, वो घर में भी आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रह सकते हैं? देखिए, जो फाइनल डिसीजन है वो तो ऑब्वियसली जो उनका डॉक्टर है जो उनको ट्रीट कर रहा है इस चीज़ के अंदर उसका होता है, लेकिन जो कुछ चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखी जा सकती हैं इसमें। एक चीज़ तो ऑब्वियसली ये है कि आपके सिम्टम्स कितने सीवियर हैं और आप कितनी आपके अंदर चांसेस हैं कि आपको वेंटिलेटर की आगे जाके ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर आपके सिम्टम्स बहुत सीवियर हैं और आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और आपका बुखार काफ़ी तेज़ है, खांसी काफ़ी है और आपको लग रहा है डॉक्टर को कि जी आपको ये प्रॉब्लम्स डेवलप आगे हो जाएंगी और आपको हो सकता है कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, तो वो डेफिनेटली आपको अस्पताल में रखेंगे और ताकि मॉनिटर करते रहें और जैसे ही वेंटिलेटर की ज़रूरत हो आपको उस पर डाला जाए। दूसरी चीज़, कुछ दवाएं जैसे कि आपने सुना होगा, एक तो हाइड्रोक्लोरोक्विन है जो कि मलेरिया की दवाई होती थी, उसके बारे में भी कहा जा रहा है। इसके अलावा कुछ एंटीवायरल मेडिसिन हैं, इसके अलावा कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हैं जैसे मॉन्टेल्यूकास्ट वगैरह हैं जो कि आम जो है वो जो लॉन्ग टर्म एलर्जीज होती हैं उसके अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। तो इस चीज़ों की भी यूजेज जो है वो डॉक्टरों ने बताई है कि इसमें इसका हेल्प मिलता है और काफ़ी स्टडीज़ ने इसको प्रूव भी किया है। सो ऑब्वियसली जब पेशेंट अगर इन पेशेंट है और सीवियर कंडीशन है उसकी या उस तरफ जा रहा है वेंटिलेटर की तरफ, तो ये दवाइयाँ यूज़ भी की जा सकती हैं। सो दैट्स अनदर रीज़न कि लोग अगर आपको डॉक्टर आपको अगर कह रहे हैं कि अस्पताल में रहें तो फिर यही वजह होगी। अदरवाइज अगर आपके सिम्टम्स इतने सीवियर नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो कहेंगे कि आप घर में जाएं और आपको अपना आइसोलेशन में रहें, जस्ट अवे फ्रॉम द फैमिली, और एक कमरे में रहें और ऐसा बिल्कुल रखें कि कोई भी आपके पास ना आए। सही है। तो घर में रहते हुए किस तरह एहतियात करनी है इस पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक तो ये भी कहा जा रहा है ना डॉक्टर फलक कि एक दफ़ा अगर किसी को कोरोना हो गया है और वो अल्हम्दुलिल्लाह उससे रिकवर कर चुका है तो फिर उसको दोबारा इफेक्ट नहीं करेगा, वो इम्यून हो जाता है। क्या होता है इसमें? देखिए, अभी तक तो दिस इज़ अ न्यू वायरस और अभी तक स्टडीज़ जो हैं वो हो रही हैं। सही है। कुछ चाइना में कुछ पेशेंट्स ऐसे भी देखे गए हैं जिनका कोरोना जो है वो एक बार नेगेटिव होने के बाद भी पॉजिटिव हुआ है। बट अगेन ये कहूँगी कि अभी पैसिव इम्यूनिटी पर भी बात की जा रही है। पैसिव इम्यूनिटी को जैसे हम प्लाज्मा के लिए बात कर रहे थे कि पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू हम लोग जो है वो ट्रीट कर रहे हैं, तो इससे ये बात प्रूवन हो सकती है कि अगर एक बार कोई शख्स जिसको कोरोना हुआ वो इम्यून हो गया, उसकी जो है इस काबिल हो गई कि अब दोबारा वायरस से फाइट कर जाएगा, तो माइट भी पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है बट नॉट प्रूवन, नॉट अभी तक कंफर्म नहीं है। कोई भी देखें, इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले हमें बहुत बार सोचना होगा क्योंकि जो रिकमेंडेशंस आ रही हैं, जो गाइडलाइंस आ रही हैं वो चेंज होती
नज़र आती हैं। हर कुछ दिन में WHO इटसेल्फ खुद गाइडलाइन चेंज कर देता है। कभी मास्क के लिए बात करते हैं कि हर किसी को मास्क पहनना है, कभी गाइडलाइन आती है कि सिर्फ जो मुतासरा शख्स है जिसको कोरोना पॉजिटिव है वो मास्क वेयर करे। तो डिफरेंट तरह की गाइडलाइन अकॉर्डिंग टू द वायरस की जो पैथोजन है, कंटेजियस है जितना, उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्टेटमेंट आ रही है। अच्छा, तो क्या ये डॉक्टर आसिफ इस वजह से हो रहा है, जो कि डॉक्टर फलक भी बात कर रही हैं कि WHO की हिदायत भी कुछ डिफरेंट होती जा रही हैं, चेंज होती जाती हैं, तो क्या ये स्टडीज होती जा रही है इस वजह से हो रहा है, या फिर क्या मामला है इस हवाले से डॉक्टर आसिफ? देखें, इसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ऑब्वियसली चाइना में, और जैसे डॉक्टर फलक ने कहा, कोरिया में भी ऐसे पेशेंट्स थे कि तकरीबन 10% के करीब के जो कि रिकवर हो गए और उनको दोबारा फिर इन्फेक्शन हो गया। सो उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। ऑब्वियसली री इन्फेक्शन के चांसेस भी होते हैं। वायरस जो है ये इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह का एक काइंड ऑफ कह लें आप वायरस है, तो अपनी स्ट्रेन्स भी चेंज कर लेते हैं वायरसेस, और जब वो स्ट्रेन चेंज करके आते हैं तो वो फिर आपको इन्फेक्शन कर सकते हैं। और अभी तक कोई ऐसी जो स्टडी जो कि FDA ने, जो अमेरिका की है कंपनी जो ड्रग्स वगैरह को रेगुलेट करती है, उसने अभी तक कोई ऐसी टेस्ट जो है वो प्रॉपरली अप्रूव नहीं किया कि जिसमें आप वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो आपके बॉडी में बनती है उसको आप टेस्ट कर सकें, या उनकी जो लेवल है वो आप जान सकें। ऑब्वियसली अवेलेबल किट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोई भी प्रूवन इस वक्त तक नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपको एंटीबॉडी हो गई है आपकी बॉडी में डेवलप, या आपने कोई टेस्ट किया जिसकी वजह से आपको पता चल गया, तो आप जो है वो इम्यून हो गए। काफ़ी सारे मुल्क ऐसे भी हैं जहाँ पे इस तरह भी किया गया था कि जी आपको वायरस पासपोर्ट या कोरोना पासपोर्ट दिया गया था कि जी अब आप जो है वो एंटीबॉडी आपकी बॉडी में डेवलप हो गई है, तो अब आप कहीं भी जा सकते हैं, जो कि मिसप्रूवन था, कम्प्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और इस चीज़ के मद्देनजर रखते हुए कि लोगों को दोबारा इन्फेक्शन भी हुआ है, और जैसे WHO ने भी अपनी कहा है कि जी ये बिल्कुल पॉसिबल है, तो इस चीज़ को डेफिनेटली मद्देनजर रखना चाहिए। और पॉसिबल डेफिनेटली है, अगर आपको एक दफ़ा इन्फेक्शन हो गया तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। जहाँ तक गाइडलाइंस का ताल्लुक है, तो गाइडलाइंस तो डेफिनेटली चेंज की गई है बहुत दफ़ा। CDC जो है अमेरिका की, जो सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल है, उनको तो बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया है कि उन्होंने अपनी गाइडलाइंस हर हाथ चेंज की हैं, और वो ये कहते हैं कि जी आपने चेंज इस तरह की है कि आपकी मुल्क में जितनी आपकी मास्क की, आपकी PPEs की जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की सप्लाई है, उसके मुताबिक आप चेंज करते गए हैं। तो अभी भी उनकी गाइडलाइंस डिफरेंट है। वो कहते हैं कि जी हर किसी को मास्क पहनना चाहिए, जो बाहर लोग जाते हैं उनको चाहिए कि वो कपड़े का मास्क पहन के जाएं, और हर बंदा कपड़े का मास्क पहने। इसके साथ अगर आप देखें तो ये चीज़ अगर बहुत दिन पहले CDC की गाइडलाइन आने से पहले कुछ कंट्रीज यूरोप की ऐसी हैं जिन्होंने ये रेगुलेट कर दिया था कि कोई भी मास्क के बगैर जा नहीं सकता, कपड़े का मास्क पहने आप। और उन मुल्कों में फॉर एग्जांपल चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक के अंदर जो कोरोना का इन्फेक्शन रेट और डेथ रेट है वो बहुत कम है कंपेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा है इस वक्त। तो डेफिनेटली ये चीज़ अगर आप देखें तो वर्क करती है हमारा, अगर पॉसिबल जो रीजंस अगर आप देखते जाएं तो ये डेफिनेटली वर्क करती है। तो ऑब्वियसली जो गाइडलाइंस की चेंजेस हैं उसने भी काफ़ी इस चीज़ को अफेक्ट किया है, और उसकी वजह से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। दुरुस्त, सही है। तो फर्क, और जाहिर सी बात है, अभी जैसे बार बार कह रहे हैं कि ये एक न्यू वायरस है, स्टडीज़ हो रही हैं और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों को हमें समझने में भी, और अभी काफ़ी काम हो भी चुका है अभी तक। सो डॉक्टर फलक, एक और चीज़, जो लोग अभी घरों में पॉजिटिव आने के बाद जिनको घरों में भेज दिया गया आइसोलेशन के लिए, उनको खुद कितनी एहतियात करनी है, उन्हें किस तरह घरों में आइसोलेट होना है, और फिर जो लोग उन्हें सर्व करते हैं, देखते हैं, उनको कैसे एहतियात करनी है? देखें, जिसको पॉजिटिव आ गया है अब तो वो आइसोलेशन फील्ड में है। कोशिश ये करनी चाहिए जिनके घर छोटे हैं वो आइसोलेशन, जो अगर कराची में बात की जाए तो एक्सपो सेंटर में एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया है। मैं खुद जाके मैंने उसको देखा है, उसकी सर्विसेज को देखा है। अगर जिन लोगों को नहीं इन्फॉर्मेशन तो मैं इस प्रोग्राम के तवज्जो से बताऊँगी कि वहाँ बहुत अच्छी सर्विसेज हैं। जिनके घर छोटे हैं या जो अपने घरों में आइसोलेट नहीं हो सकते, वहाँ जाते हैं, बहुत प्रॉपर तरीके से उनको खाना दिया जाता है, उनको पूरे तरीके से देखा जाता है। वहाँ पर पूरी टीम्स हैं जो ऑलरेडी जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, वो सब चीज़ें जो है वो देख रहे होते हैं। तो दूसरा जो आपने ये बात कही कि कैसे केयर करनी चाहिए, या जो लोग उनकी केयर करते तो उनको मास्क पहनना चाहिए जब वो उनके करीब जा रहे हैं। जब कभी उनको कोई चीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कोई बर्तन दिए जा रहे हैं या फिर खाना दिया जा रहा है, तो उस वक्त भी आप अपने हैंड वॉश कर लें। जब आप दे रहे
पेशेंट के पास जा रहे हैं, विक्टिम के पास जा रहे हैं, और विक्टिम को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो मास्क पहने रखें। बर्तन वगैरह वॉश कर ले तो वो वायरस खत्म हो जाता है? देखिए अभी तक तो हमें भी नहीं पता कि कितना जो है किस चीज़ से ये किल हो रहा है। वैसे ज़्यादातर तो यही बात कही है, हैंड सैनिटाइजर जो है 73% या 65% अल्कोहल जिसमें हो तो उससे ये आपके हाथ पर जो वायरस होता है वो किल हो जाता है। बाकी डिटर्जेंट्स या फिर जो भी ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हम बर्तनों का या सरफेसेस का करते हैं तो वो डिफरेंट तरह के हैं, वो आप उसको देखकर चेक करके आप कर सकते हैं। अच्छे तरीके से वॉश कर ले पानी से, या फिर जो भी आपके पास सोप है या जिस तरीके से आप वॉश करते हैं वो कर लें। और जो पेशेंट है उसको उसी एरिया में रखना है, उसको ज़्यादातर बाहर वो ना आए बिल्कुल भी। घर आइसोलेशन ये कि बिल्कुल एक जगह पे। सम टाइम हमारे लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो है बस अब दुनिया को दिखाने के लिए आइसोलेट हो गए, अब घर में वो इसी तरीके से रह रहे हैं नॉर्मल लाइफ, तो और लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहे हैं ना। और वैसे भी अगर आइसोलेशन में जो मरीज जाता है तो उसके साथ साथ उसकी पूरी फैमिली का भी टेस्ट किया जाता है कि कहीं वो भी पॉजिटिव ना हो। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए आप अपना ख्याल रखें, और आइसोलेशन में वही मैं अगेन कहूँगी अपनी डाइट का ख्याल रखें, सिम्टम्स को देखते रहें कहीं वर्स तो नहीं हो रहे। अगर लेट सपोज पेशेंट जो है वो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो वो डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑक्सीजन की नीड हो सकती है। अगर ऐसा हो रहा है कि उसको ज़्यादा घुटन हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहा है, फीवर सीवियर स्पाइक आ रही है, बहुत हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो उसको हॉस्पिटल में जाना चाहिए, हेल्पलाइन पे कॉल करनी चाहिए, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। क्योंकि इसके लिए हम देखते हैं अक्सर मैंने मिस भी देखी हैं, लोग ये कहते हैं कि ऑक्सीजन को चेक करने के लिए आप अपना सांस रोके देखें कि कितनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं, आपके लंग्स ठीक है फंक्शनल है। इसके लिए हम ABGs करते हैं, ABGs करके हम देखते हैं कि ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कितना ठीक है। तो ये मिस जो है इस तरह के र्यूमर्स और मिस इस तरह से अवॉइड करें। कुछ लोग जो घर में आइसोलेशन में है वो तो सोशल मीडिया के जरिए जो चीज़ें देखते रहते हैं। इवन मुझे भी कितने पेशेंट्स कॉल करके पूछते हैं कि हमने ये बात सुनी थी कि हम ऐसा कर सकते हैं, तक रोके तो रोकेंगे तो पता लग जाएगा कि अब आप नेगेटिव हो गए। तो ये सब चीजें जो है वो बहुत मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। बिल्कुल। सो अच्छा हुआ आपने भी इसको क्लैरिफाई कर लिया। एक और चीज ये डॉक्टर आसिफ साहब के डॉक्टर जफर मिर्जा ने कहा कि लोग समझ नहीं रहे, लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे, जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, तो फौरी तौर पर ऐसे कौन से इकदाम हुकूमत को करने चाहिए कि आवाम को महदूद किया जाए? क्योंकि लोगों को काफी समझाने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा तो हुकूमत को कुछ एक्शन लेना चाहिए। देखें, हुकूमत ने ऑब्वियसली एक्शंस तो लिए हैं। वो लॉकडाउन, जो स्मार्ट लॉकडाउन की भी बात की गई थी, और फिर बाद में ये भी अलाउ किया गया कि जी प्रेयर्स भी अलाउ की जाए कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस के साथ एंड ऑल दैट। ऑब्वियसली जब शुरू में ये खोला गया था स्मार्ट लॉकडाउन तो उन्होंने कहा कि जी ये बेसिकली कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज हैं जिसको हम खोलेंगे और इसकी जो है वो हेल्प लोग को हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात हुई और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की बात हुई, बट देन जो प्रेयर्स वगैरह के लिए खोला गया उसके अंदर इट वाज़न्ट वेरी नेसेसरी बिकॉज इस्लाम में भी अलाउड है। ऑब्वियसली काफ़ी जगह पे जिक्र किया गया। इवन हमारी जो बड़ी मसाजिद हैं, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी, उनको भी उनके अंदर भी प्रेयर्स जो हैं उस तरह कांग्रेगेशन में नहीं हो रही। सो देयर इज समथिंग दैट पीपल कैन अवॉइड, स्पेशली अगर बूढ़े लोग हैं या यंग लोग हैं, या जितना आप अवॉइड कर सकते हैं, आप घर में रह के पढ़ सकते हैं, तो ये बिल्कुल अलाउड है। अगर आप पढ़ें तो दिस वुड एक्चुअली हेल्प इन क्रिएटिंग अ प्रॉपर लॉकडाउन एंड प्रिवेंटिंग द सिचुएशन जो अभी आपके नुमाइंदे भी बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है नंबर ऑफ केसेस के अंदर, और स्पेशली जो आपका डबलिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली अब गवर्नमेंट मेरे ख्याल में ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट का होगा, लेकिन हो सकता है कि अगर ये काम ना करे, जैसे उन्होंने ऑलरेडी कहा हुआ है कि अगर ये जो हमने मसाजिद खोली हैं और अगर लोगों ने फॉलो नहीं किया तो देन हम बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन करेंगे। तो ये पॉसिबल है, अगर नंबर्स ऊपर गए तो वो कर भी देंगे ये चीज़, एंड लाइकली पॉसिबिलिटी लग भी रही है कि हो भी जाए, हो सकता है। तो डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट जरूरत भी यही है। डॉक्टर आसिफ साहब, सबसे पहले जिम्मेदारी तो देखे ना कि अवाम की है, कि अवाम इस चीज को समझे। हम हर चीज का मलबा हुकूमत पर नहीं डाल सकते, वो आपके घरों में आके आपको आइसोलेट नहीं कर सकती। ये तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम खुद को घरों में महदूद रखें और जितनी हद तक एहतियात हो सकती है करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बारहा यही कहा जा रहा है, आप लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, तो अवाम को खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और करना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ लोया साहब मेरे साथ मौजूद थे। डॉक्टर फलक, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।